नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रोफेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सीटेट दिसंबर 2022 के लिए पर्यावरण में ईवीएस की एनसीईआरटी की जो पुस्तक है कक्षा 4 की, उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक्स को देखा था। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन की स्ट्रेटजी वगैरह होती है, इन सब को हमने देखा था। ठीक है, तो चलिए उसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ते हुए अपनी आगे की वीडियोज़ को देखते हैं। देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने काफ़ी कुछ अध्ययन किया था। जैसे कि आप कह लीजिए कि पिछली वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था पक्षियों के बारे में जाना। पक्षियों के बारे में जानने के बाद हमने कुछ जानवरों के बारे में भी जाना था। ठीक है, जैसे अगर आपको हम मोटा मोटा कह दें तो एक चीज़ दो चीज़ और आप जान लीजिए। जैसे एक चीज़ होता है सांप। सांप के दांत के बारे में आपको जानना है, गाय के बारे में आपको जानना है, इसके बाद में आपको गिलहरी के बारे में जानना है, और गिलहरी के बाद में आपको जानना है सांप हो गया, गाय हो गया, गिलहरी, और इसके बाद में है बिल्ली। ठीक है, ये 4 जानवरों का जिक्र दिया है आपकी किताबों में। थोड़ा सा बस जान लीजिए। ये देखिए, सांप के बारे में ये जानना है कि इसके 2 नुकीले दांत, जैसे हम लोग के ये देखिए, ये दांत और ये, ठीक है, ऐसे नुकीले दांत जिसको हम लोग कैनाइन बोलते हैं। ये जो दांत हमारा होता है इंसिजर, ठीक है, ये दांत उधर से बहुत नुकीला होता है, इसलिए सांप किसी भी चीज को ऐसे पकड़ता है और सीधा निगल लेता है, चबाता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चबाएगा तो उसके दांत का जो जहर है उसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, इसलिए सांप भोजन को सीधा निगल लेते हैं, ये हमें जानना है। गाय के जो आगे के दांत होते हैं ये काटने में काम आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखे रहिएगा। गिलहरी के दांत, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गिलहरी के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछता है कि किसके दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं, तो गिलहरी के। इसलिए गिलहरी हमेशा कुछ ना कुछ कुतरती रहती है। ठीक है, तो आपसे कभी पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जीव है जिसके दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं और वह हमेशा कुछ ना कुछ कुतरती रहती है, तो कौन सी है? गिलहरी है। ठीक है, गिलहरी एक ऐसी जीव है जिसके दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं और वो इसीलिए हमेशा कुछ न कुछ कुतरती रहती है। ठीक है, याद रहेगा आपको। आगे देखिए, बात करें बिल्ली की, तो ये भी अपने आगे के दांत को चीरने फाड़ने के लिए और शिकार को चबाने के लिए यूज करती है। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी थी जानवरों के बारे में। अब आज का हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक कहानी के माध्यम से हम लोग शुरू करेंगे और पूरा का पूरा टॉपिक निपटा देंगे। ठीक है, हुआ क्या, एक बार इंडिया का एक आदमी, ठीक है, उसने कहा कि चलो पैसा कमाने हम जाते हैं। अगर आपसे अभी कोई आपसे कहे कि जा रहे हैं विदेश पैसा कमाने, तो लोग कहते हैं कहाँ? सऊदीया जाएगा कहाँ? ठीक है, तो लोगों की सबसे पहली चॉइस सऊदीया होती है। कारण यह है कि वहाँ रोजगार भी उपलब्ध है प्लस अच्छा खासा पैसा भी मिलता है। ठीक है, अगर आप वहाँ की कमाई लाओगे और जब इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो बहुत सारा पैसा हो जाता है, इसलिए लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या, इंडिया का एक आदमी चला कहाँ गया? सऊदीया चला गया, सऊदी अरब। ठीक है, वहां पर एक जगह है, क्या है? अबू धाबी। ध्यान सुनिएगा, कौन सी जगह है? अबू धाबी। कहाँ चला गया वो? अबू धाबी। अब देखिए, यही तुम्हारी कहानी शुरू हो गई। अबू धाबी चला गया। जब वो गया, काम कर रहा था, काम कर रहा था, लेकिन उसने वहां पे देखा, क्या देखा? उसने देखा रेत ही रेत, मतलब वहां बालू ही बालू है, जैसे हमारे राजस्थान में है ना। ऐसे ही एक दिन ये व्यक्ति घूमते घामते कहाँ चला गया? रेत में। तो उसने देखा वहां क्या है? चारों तरफ रेत ही रेत है। भाई, अगर बहुत सारा रेत है, जैसे बहुत सारे आदमी हैं, तो कोई काला, कोई मोटा, पतला, गोरा, ठीक है ना? ठीक है, वैसे ही रेत था। तो रेत में उसने देखा कुछ रेत क्या था? पीला था। कुछ रेत क्या था? काला था। कुछ रेत क्या था? भूरा था। कुछ रेत क्या था? लाल था। तो उस व्यक्ति ने देखा कि भाई अबू धाबी में एक जगह पे बहुत सारा रेत है, रेत ही रेत है। ठीक है, तभी तो वहां ऊंट चलते हैं, शेख साहब के ऊंट। और कोई पीला रेत है, कोई काला रेत है, कोई भूरा रेत है और कोई लाल रेत है। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि काला, भूरा या विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे रेत कहाँ देखने को मिलते हैं? अबू धाबी में। क्लियर? अच्छा, अब जब वो रेत में घूमेगा,
बालू वाली जगह पे घूमेगा तो ऑब्वियस बात है प्यास तो लगेगी, है ना, प्यास तो लगनी है। लेकिन बालू में कहाँ पानी मिलेगा भैया, कौन देगा पानी आपको। तो बेचारा ऐसे जाते जाते जाते, देखिए जाते समय तो बड़ा मस्ती में गया था, ये खुश था, लेकिन जब इसको प्यास लग गई और पानी नहीं मिला तो ये मुंह बन गया इसका। अब क्या करे बेचारा, ऐसे घूम रहा था मुंह बना के और झोला में पैसा लिए हुए कि हम दे देंगे, किसी को दे देंगे। अच्छा हुआ क्या, एक जगह गया, अच्छा इसको पानी तो मिल गया थोड़ा सा, कि लो भैया पानी तुम पी लो, ठीक है, क्या करो पानी तुम पी लो, प्यास से भाई मरो मत। आइए बड़ा खुश हुआ, हाँ हाँ ठीक है लाओ लाओ लाओ, दो 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 दो, ठीक है दो, हमें पीना है। पानी लेके पी लिया, कहा बस अब आराम हो गया हमको। दुकान वाले ने कहा आराम बाद में होगा, पहले पैसा दो। इसने कहा लो, इसने कहा लो भाई 100 रुपया ले लो तुम। क्या ले लो, 100 रुपया ले लो। दुकानदार ने क्या किया, फेंक दिया पैसा। बट क्या हो गया, 100 रुपया कम है क्या, कहे कम नहीं है, ये हमारे यहाँ कागज है, हमारे यहाँ चलता ही नहीं है, क्या हमको दे रहे हो। कहे तब, कहे हमारे यहाँ दिरहम चलता है, वो दो हमको। कहे आओ ये बात है, लो बेटा लो। तब क्या दिया उसने, दिरहम। अर्थात आपको ये ध्यान रखना है, आबू धाबी में या सऊदी अरब में रुपए को क्या कहते हैं, दिरहम कहते हैं। क्या कहते हैं, दिरहम, हाँ है ठीक है, दिरहम कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पैसे को रुपया कहते हैं, वैसे इनके यहाँ क्या कहते हैं, दिरहम। क्या कहते हैं, दिरहम, दिरहम, भूलेगा नहीं। आगे बढ़ते, देखिए अब ऐसी ही कहानी के माध्यम हम लोग सीखेंगे। हुआ क्या, बेचारे को प्यास लगी तो गया दुकान पे, पानी पी लिया, पैसा दे रहा था, नहीं ले रहा था, कहा हमको ये चाहिए नहीं, हमको हमारा सिक्का दो ना। तो कहे ठीक है भाई ले लो, तो इन्होंने दे दिया दिरहम। चलो अब जब ये पानी उन्हें पी लिया तो कहा यार बड़ी थकान लग रही यार, कोई जगह बताओ आराम करने लायक। कहा यहाँ कोनो जगह नहीं है, इतना बालू पड़ा है, कहाँ तुमको जगह बताए हम। कहे फिर भी बताओ यार। कहे अच्छा ठीक है जाओ वहां आराम कर लो, ठीक है। देखिए अब हम केवल आपको समझने के लिए बता रहे हैं, कहानी जोड़ रहे हैं, ठीक है। आप अन्यथा मत लीजिएगा, केवल अपने दिमाग में फिट कीजिएगा जो बताना है। इसने कहा जाओ वो देखो सामने एक पेड़ दिख रहा है। कहे हाँ हाँ किसका पेड़ है, कहे बरगद का है, जाओ। ये गया तो कहाँ गया, बरगद के पेड़ के पास गया, ठीक है। बरगद के पेड़ के पास गया, वहां पे आराम करने लगा। तो वहां एक आदमी मिला और उसने कहा यार ये मूंछों जैसा क्या लटका है, ऐसे 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 लटका था, ठीक है, बरगद के पेड़ से ऐसे ऐसे लटका था। कहा ये क्या है, कहा तुम नहीं जानते हो, कहे नहीं। कहा ये भी जड़ है। अब बेवकूफ समझे हो तुम हमको, ये जड़ है, जड़ तो इसका अंदर है ना, अंदर है ना। कहे हाँ अंदर है, लेकिन बरगद का भार इतना ज्यादा होता है कि इसको बैलेंस करने के लिए ये स्तंभाकार जड़ें निकली होती है। जैसे अभी अगर हम लोग मड़ई रखते हैं तो मड़ई में अगर एक थून कमजोर पड़ेगा तो मड़ैया भसक जाती है या बैठ जाती है ना। तो इसीलिए इस भारी भरकम पेड़ को बैलेंस करने के लिए ये स्तंभाकार जड़ें ऊपर से निकल करके जमीन में धस जाती हैं, ठीक है, या कुछ जड़ें से लटकी रहती है जिसको पकड़ के बच्चे झूलते हैं। उसने कहा ओह ये बात है। कहे हाँ बरगद की जड़ें जमीन में बहुत अंदर तक रहती हैं, पहला चीज। दूसरा, बरगद की जड़ें ऊर्ध्वाधर या स्तंभाकार होती हैं, जो ऊपर से लेके नीचे तक एकदम ऐसे ऐसे रहती है, ठीक है, ताकि उसके भार को बैलेंस की रहे, ठीक है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछता है। क्या पूछता है कि एक वृक्ष है जिसकी स्तंभाकार जड़ें हैं जो ऊपर से लेके जमीन के अंदर तक गई हुई है, उस वृक्ष का क्या नाम हो सकता है, या वो कौन सा वृक्ष है। तो वो है आपका बरगद। क्लियर है, क्या है, बरगद। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा फिर ये बैठा था तो कहा यार हम वहां पानी पीने गए थे, हमसे पैसा मांग रहे थे और थोड़ा सा दिए हैं। अच्छा ठीक है आ जाओ मेरे द्वार। भाई आप अगर किसी के घर जाएंगे तो थोड़ा सा पानी आपको पिलाएगा ना, और पानी के साथ साथ कुछ मीठा भी देगा। तो जो आदमी इस पेड़ के बगल बैठा था उसने कहा अच्छा ठीक है रुको हम लाते हैं। कहे प्यास लगी है, कहे हाँ बहुत प्यास लगी। कहे ठीक है। वो आदमी गया, इसके लिए क्या लाया, ग्लास में पानी लाया। कहे तुमको बहुत प्यास लगी है, कहे हाँ यार मेरी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया, पानी खत्म हो गई, हम बेहोश हो जाएंगे। कहे अच्छा। उसने कहा ठीक है लाओ।
उसने पानी में क्या मिला दिया, नमक, और प्लस क्या मिला दिया, चीनी। नमक और चीनी मिला करके पानी में इसको घोल दे दिया, और जैसे ही पिया का वाओ, ये तो हमको मतलब कि ORS घोल मिल गया, हमको ये तो इलेक्ट्रॉल मिल गया, इनो मिल गया, ठीक है, यानी कि पी के मस्त हो गया। कहा अब एवरीथिंग इज फाइन, अब हम एनर्जेटिक है, यानी हमें एनर्जी मिल गई। अर्थात आपको पॉइंट आउट क्या करना है, नमक और चीनी का घोल, नमक और चीनी का घोल पीने से हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होगा। प्लस अगर आपको उल्टी दस्त होता है तो उससे भी आराम मिल जाएगा, क्योंकि उल्टी दस्त में बॉडी का बहुत सारा पानी निकल जाता है। अभी किसी को कितना भी बड़ा पहलवान रहे, अगर 4-5 उल्टी हो जाए तो फिर वो तो गया समझिए, मतलब एकदम सुस्त लुंज पुंज हो जाएगा। और उसको एनर्जी के लिए डॉक्टर पहले ही लिखते हैं ORS घोल पिलाओ, ये पिलाओ, फलाना पिलाओ, ढिमकाना पिलाओ, इलेक्ट्रॉल पिलाओ, ठीक है। तो उन सब पिलाने का मतलब ये है कि क्या होना चाहिए, नमक और चीनी का घोल, नींबू भी डाल सकते हैं, लेकिन मेन क्या है आपका, नमक और चीनी का घोल मिलाकर अगर पिला देंगे तो किसी को अगर उल्टी दस्त हो रहा है तो वो नहीं होगा। क्लियर है। देखिए आबू धाबी में इंडिया से गया था, हमने इसको मिला के पूरी की पूरी कहानी बना डाली, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ये हो गया। अच्छा, अब इतना करने के बाद उसने कहा यार देखिए आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा जैसे हम पढ़ा रहे हैं, जैसे ही क्लास फाइनल हो जाएगी हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या हुआ, इसने कहा यार पानी तो पिला दिए, अच्छा ये बताओ क्या यहाँ बरगद के पेड़ है, यहाँ तो बड़ी पानी कमी है, यहाँ तो कोई पेड़ दिख नहीं रहा है। कहने ऐसा नहीं है, आओ तुम्हें यहाँ तो हालांकि कोई पेड़ तो नहीं है, लेकिन आओ तुम्हें एक पेड़ के बारे में बताते हैं जो यहाँ हो सकता है लेकिन है नहीं। ध्यान रखिएगा, हो सकता है लेकिन है नहीं। कहे बताओ बताओ बताओ। उन्होंने कहा जानते हो एक पेड़ ऐसा होता है जो बहुत मोटा होता है, मतलब सोचिए 10 मीटर चौड़ा होता है, मतलब समझ रहे हैं आप लोग, 10 मीटर मतलब हमारे कम से कम 5 गुना, लगभग हमारी हाइट अगर 2 मीटर है तो 5 गुना बड़ा ऐसे ले लीजिए, उतना मोटा पेड़ होता है। कितना मोटा, 10 मीटर, ठीक है। ध्यान समझिएगा बात को, देखिए कितना मोटा होता है, 10 मीटर। देखिए 10 मीटर मोटा होता है ये पेड़, ठीक है, 10 मीटर। और इसकी जो जड़ें होती हैं, इसकी जो जड़ी होती हैं ये तो और भयानक होती हैं। ये कितनी होती हैं, 30 मीटर जमीन के अंदर होती हैं। 30 मीटर, सोचिए पानी को एकदम 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 कलेजा में से खींच के ला लेता है, कलेजा में से खींच के निकाल लेता है। यानी कि 10 मीटर इसकी मोटाई होती है, पत्ते इसमें बहुत कम होते हैं, और साथ ही साथ इसकी जो जड़ें होती है एकदम जमीन के अंदर तक होती है। कहां तक होती है, जमीन के अंदर तक, ठीक है। और ये पानी लेके खींच लेता है। अब देखिए इसका यूज क्या है, जैसे मान लीजिए कभी पानी की कमी हो गई उस इलाके में, तो लोग क्या करते हैं, यहां से कट मार देंगे, ठीक है, और कट मार के इसमें क्या डाल देंगे, पाइप, और पाइप डाल के क्या करते हैं, पानी पीते हैं, ठीक है, पाइप डाल के पानी पीते हैं। और इस पेड़ का नाम क्या है, तो उसने बताया इस पेड़ का नाम है रेगिस्तानी ओक। क्या नाम है, रेगिस्तानी ओक। और ये पाया कहां जाता है, ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। कहां पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर है, ऑस्ट्रेलिया में। उसने बताया कि इसका नाम तो रेगिस्तानी ओक है, इसलिए है भाई क्योंकि इसको पानी की बहुत कम जरूरत होती है, और ये अपने आवश्यकता अनुसार पानी खींच लेता है और अपने अंदर रखे रहता है। अगर तुमको पीना है तो जाओ पाइप डाल के पी डालो, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है तथा लोग जरूरत पड़ने पर इसमें पाइप डालकर पानी निकाल के पीते हैं। तो आप आराम से बता सकते हो रेगिस्तानी ओक। क्लियर है। तो रेगिस्तानी ओक एक ऐसा पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और इसमें आप पाइप डालकर पानी पी सकते हो और कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखिए अब आगे बढ़ते, देखिए इतना सब होने के बाद वो आदमी कहा भैया यहाँ हम नहीं रह पाएंगे। कहे तक तुम इंडिया चले जाओ। कहे हाँ हम नहीं रह पाएंगे, हम जाएंगे इंडिया। कहे जाओ। तो फिर वो आदमी कहाँ लौट आया, इंडिया, ठीक है। इतनी कहानी आपको समझ आ गई, सारे के सारे टॉपिक क्लियर हो चुके होंगे आई होप, ठीक है।
फिर भी अगर देखिए कभी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि हाँ यहाँ ये पॉइंट नहीं समझ में आया या ये टॉपिक थोड़ा बाउंस कर गया, तो उसको हम रिपीट कर देंगे, ठीक है। और इसे आपको समझ में आ जाएगा, पूरी उम्मीद है। अगर नहीं आता तो एक दो बार वीडियो आप देख लेंगे, समझ में आपको आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर क्या हुआ, आदमी अब ये अबू धाबी से कहाँ आ गया, वापस आ गया, ठीक है। कहाँ आ गया, वापस आ गया। अच्छा जब ये, अच्छा आप बताइए अबू धाबी में कहाँ था वो, रेत में था ना, रेत मतलब गर्मी में था, गर्मी में था तो वहां से भाग के चला आया। आया कहा अब हम इंडिया में ठंडी लेने जाएंगे, तो आप खुद बताइए इंडिया में ठंडी कब पड़ती है, मई जून में तो पड़ती नहीं है। इंडिया में ठंडी पड़ेगी जनवरी फरवरी में। वो आ गया वापस, ठीक है। तो देखिए वो आया कब, 14 या मान लीजिए 15 जनवरी को वापस आ गया, 14-15 जनवरी को वापस आ गया। और इस दिन आप अच्छी तरह से जानते हैं क्या होता है, खिचड़ी। क्या होता है, खिचड़ी, ठीक है। देखिए सिर्फ और सिर्फ ये स्टोरी लिंकअप करने के लिए हम आपको बता रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान हो जाए। देखिए 14 या 15 जनवरी को आ गया, इसको क्या होता है, खिचड़ी। लेकिन वो लैंडिंग कहाँ किया, वो आया कहाँ, असम में। भाई उसका घर कहाँ था, आसाम में था। और असम में 14-15 जनवरी को क्या बोलते हैं, प्रथमा या द्वितीया। क्या बोलते हैं, प्रथमा या द्वितीया, ठीक है। क्योंकि इनका जो कैलेंडर होता है ये इस महीने को क्या बोलते हैं, माघ। और ये कौन सा महीना होता है, 10वां महीना, ठीक है। फिर सुनिए, देखिए अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से वो 14-15 तारीख को आया अपने राज्य में असम। लेकिन असम में, असम के कैलेंडर के अनुसार वो 10वां महीना था और 10वें महीने का पहला दिन था। अगर आप 14 तारीख ले रहे हो तो पहला दिन, 15 तारीख ले रहे हो तो दूसरा दिन, ठीक है। अब जब ये आया तो भाई खिचड़ी नहीं मिलेगी खाने को, और क्या तुमको मिलेगा, तुमको पकवान देंगे क्या, खिचड़ी मिलेगी। लेकिन भैया ये खिचड़ी तो अब पूरे देश में होती है ना, उसका राज्य तो अलग था। उसके यहाँ ये खिचड़ी का जो भोजन था वो एक चावल से बना गया। उस चावल क्या नाम था, बोरा चावल। क्या नाम था, बोरा चावल। और ये पकने के बाद चिपचिपा हो जाता है, ठीक है। चिपचिपा, जैसे अगर अभी चावल रूम में रख दीजिए, फिर आप अगर उसे पैर रख दीजिए तो ऐसे लिबिर लिबिर करता है ना, चिप चिप करता है। तो ऐसे ही जब ये बोरा चावल था, ये पकने के बाद क्या हो जाता है, चिपचिपा। और उसको लोग खाते हैं, क्या करते हैं, खाते हैं। तो ये असम जब आया, कहा अब मजा आएगा मुझे, अब हम बोरा चावल को खाएंगे और जो चिपचिपा होता है, ठीक है। अब देखिए बोरा चावल ये खा लिया, चिपचिपा चावल था। तो इसने इतने घर वालों से कहा, अच्छा हम इतना दूर से आए हैं कमा करके, आप लोग यही क्यों बनाए हैं, और कुछ नहीं बना सकते थे। चुप, भूल गया तू बाहर जाके, है संस्कृति भूल गया, नालायक कहीं का। अरे क्या हो गया अम्मा, कहें आज हम लोगों का त्योहार है। अच्छा कौन सा त्योहार है, बिहू। कौन सा त्योहार है, बिहू। तो बिहू त्योहार असमिया कैलेंडर के अनुसार प्रथमा या द्वितीया को माघ महीने में होता है, या आप कह लीजिए 14-15 जनवरी को होता है। अभी दोनों बता, 14-15 का लॉजिक बताते हैं। 14-15 जनवरी को होता है। हमारे यहाँ जिस दिन खिचड़ी होती है, खिचड़ी का चावल बनता है ना, वैसे ही असम में बोरा चावल का पकवान बनाया जाता है और लोग खाते हैं, आनंद उठाते हैं और इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो डांस वांस तो होगा ही होगा। तो बिहू त्योहार कहाँ का है, असम का है, याद रहेगा, भूलेगा नहीं, ठीक है। क्या बनाते हैं, बोरा चावल, और ये क्या हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, ठीक है। अब आई होप आपको ये ध्यान रहेगा, भूलेगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते, देखिए अच्छा ये 14 और 15 का लॉजिक क्या है। देखिए ये त्योहार बिहू तो होता है 15 को, लेकिन तैयारी होती है 14 को। देखिए 14 को क्या करते हैं, तैयारी हम लोग करते हैं। अब 15 को हमारा क्या होता है, बिहू त्योहार होता है। अब तैयारी में क्या करते हैं, एक बनाते हैं घर, ठीक है, घर बनाते हैं। और इस घर को क्या करते हैं, इस घर को कहते हैं भेला घर। क्या कहते हैं, भेला घर। क्या कहते हैं, भेला
घर, ठीक है, याद रहेगा आपको। तो देखिए, और इसको क्या बोलते हैं, उरुका। उरुका मतलब बिहू त्योहार के एक दिन पहले, बिहू त्योहार के एक दिन पहले उरुका बोला जाता है। मतलब 14 तारीख को बोलते हैं उरुका, और इस दिन बनाते हैं भेला घर। क्या बनाते हैं, भेला घर। अस्थायी घर मतलब इसको बाद में तोड़ दिया जाता है, केवल त्योहार के लिए ही बनाया जाता है। तो भेला घर, उरुका, क्लियर है। 14 तारीख को बोलते हैं उरुका, और इस दिन बनाते हैं भेला घर, ठीक है। और फिर 15 तारीख को क्या करते हैं, बिहू त्योहार अपना अच्छे से मना लेते हैं, ठीक है, याद रहेगा आपको। आई होप आपको ये कहानी के माध्यम से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ जाएं, चलिए देखिए। हाँ देखिए, देखिए अब ये बिहू त्योहार मनाने के बाद में, देखिए आप नोट्स अपने हिसाब से बना लीजिएगा। ये थ्योरी हम आपको समझा देते हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। बाकी किताब में तो आप पढ़ ही सकते हो, लेकिन एक थ्योरी रूप में पढ़ोगे ना तो आपसे भूलेगा नहीं, ठीक है। देखिए अब ये क्या हुआ, खा वो लिए, जब खा लिए तो भाई देखा उन्होंने कि कुछ बच्चे स्कूल में भी खा रहे थे। कहाँ, स्कूल में। कहीं ये क्या है, स्कूल में खा रहे हैं बच्चे, बच्चों के लिए तो खाना बनता है। कहे हाँ बिल्कुल बनता है। तो बच्चों के लिए जो खाना बनता है उसका क्या नाम है, मिड डे मील। क्या नाम है, मिड डे मील। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1995 में। मिड डे मील इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1995 में, ठीक है। मतलब जो प्राइमरी स्तर के बच्चे होते हैं और जो उच्च प्राइमरी के, उनके लिए ये भोजन, एक वक्त का भोजन रखा गया ताकि बच्चों का बच्चे जो है खाली पेट रहेंगे तो उनका पढ़ने में मन लगेगा नहीं, इसलिए उनको थोड़ा सा भरपेट भोजन दिया जाता है ताकि उनको पढ़ाई लिखाई से जोड़ के रखा जा सके और उनका मन स्कूलों में बना रहे, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छी बात बताइए, बच्चे जब भी खाना खाते हैं तो एक साथ खाते हैं, है ना, अलग अलग तो खाते नहीं है। एक साथ छुट्टी होगी सबकी खाते हैं, तो एक साथ बैठकर अगर कहीं खाना खाया जाता है तो उसको बोलते हैं लंगर। कहाँ, गुरुद्वारे में, ठीक है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। गुरुद्वारे में, जो कि अमृतसर में है, गुरुद्वारे में एक साथ बैठ के लोग साथ में खाना खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लंगर। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि अगर बहुत सारे व्यक्ति किसी मंदिर में बैठ के खाना खाते हैं साथ, उसको क्या बोलते हैं, लंगर, ठीक है, क्या बोलते हैं, लंगर। तो देखिए ये भी कहानी जुड़ गई कि भाई बच्चे भी खा रहे थे, तो उसको कह दिया गया कि मिड डे मील है। मिड डे मील शुरुआत कब हुई थी, 1995 में। और उसके बाद में एक साथ खाना खाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लंगर। और लंगर कहाँ होता है, गुरुद्वारे में होता है। क्लियर है, समझ में आ गया आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इतना जानने के बाद में, अब देखिए खाना वाना तो बन गया पूरा, सब कुछ मिड डे मील पूरा तैयार हो गया। अब कहें यार अब क्या किया जाए, कहे देखिए तो अब ये जो अबू धाबी वाले जो गए थे, ये पूछ रहे हैं कि ये बताइए, कहें क्या, कहें ये इतना बढ़िया जो चावल पकाए हैं आप, इसका मसलवा कहाँ से आता है। तो कहें, उनके पापा बोले देखो हम तो लाते नहीं है, तुम्हारे चाचा लाते हैं और तुम्हारी चाची लाती हैं, उनसे जाके पूछो। अच्छा ठीक है पूछ लेते हैं। तो कहें पापा आप ही बता दो। कहें नहीं पूछ लो जाके, नहीं मारे उनको एक तमाचा। कहें बस जब पूछ चाचा से, तो क्या लगा दिए, चाटा। और चाटा लगा, क्या बोले, जाओ चाचा से पूछो। तो बेचारों को क्या पड़ गया, चाटा। क्या पड़ गया, चाटा, ठीक है। अब जब चाटा पड़ गया तो ये गए किसके पास, चाचा के पास, और उन्होंने पूछा। तो उन्होंने कहा देखो भाई हम नहीं, ये आपकी कौन, चाची, आपकी चाची के मैके से आता है मसाला। कहें चाची का मैका कहाँ है, कहें केरल में है। कहाँ है, केरल में। और कहें चाची आप बता दो। कहे ना ना ना, पहले हम ऐसे नहीं, हमारे केरल में हमको क्या बोलते हैं उस नाम से बुलाओ। कहे हमें क्या पता किस नाम से, कहे हम बताते हैं ना। तो चाची ने बताया कि केरल में चाची को क्या बोलते हैं, कुंजमा। क्या बोलते हैं, कुंजमा, ठीक है, क्या बोलते हैं, कुंजमा। और चाचा को क्या बोलते हैं, चिटप्पन।
क्या बोलते हैं? चिटप्पन। देखिए, अब केरल में कौन भाषा होती है? मलयालम। मलयालम। क्लियर है? देखिए, बात को समझिएगा। वो गए चाटा खा के चाचा के पास, तो मलयालम में चाचा को चिटप्पन, चाची को कुंजमा। आपसे पूछता है पिता के छोटे भाई, पिता के छोटे भाई अर्थात चाचा ही न हुए, पिता के छोटे भाई को मलयालम में क्या बोलते हैं? चिटप्पन। चाची को क्या बोलते हैं? कुंजमा। चाची को क्या बोलते हैं? कुंजमा। चाची को क्या बोलते हैं? कुंजमा। याद रहेगा? आपको याद होगा तो पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था, मतलब 2-3 वीडियो पहले, कि मलयालम में नानी को क्या बोलते हैं? माँ की माँ को, माँ की माँ, 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 अम्मामू। क्या बोलते हैं? अम्मामू। और माँ की बड़ी बहन वली अम्मा, वली अम्मा, अम्मा से जो बड़ी हैं वली अम्मा, वली अम्मा। ठीक है? तो ये 4 रिश्ते आपको मलयालम में क्या कहे जाते हैं? बहुत एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखे रहिएगा। माँ की बड़ी बहन वली अम्मा, माँ की माँ अम्मामू, पिताजी के छोटे भाई चिटप्पन, चाची कुंजमा। ठीक है? क्लियर है? इतना ध्यान रहेगा। अब आगे, तो भाई अबू धाबी वाले भैया जी बोले, चाची ये बताइए आपके यहां से मसलवा आता है क्या? वहां भंडारा है क्या? कहे नहीं, हमारे यहाँ बगीचा होता है, ऐसे पूरा का पूरा खेतवा में मसाला लग जाता है, उसमें दालचीनी हो गया, इलायची हो गया, लौंग हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। अच्छा ये बात है, तो आपके यहाँ क्या है? मसालों का बगीचा। ये आप ध्यान रखे रहिएगा। मसालों का बगीचा कहाँ है? केरल में। मसालों का बगीचा कहाँ है? केरल में। मसालों का बगीचा कहाँ है? केरल में। ठीक है? याद रहेगा? कहे हाँ हाँ याद रहेगा। ठीक है? तो कहें अच्छा, अब इतना बताने के बाद चाची इन्होंने कहा कि अच्छा, तो जैसे आपके यहाँ मसालों का बगीचा है, ऐसे ही भाई कई राज्यों की या कई जगहों में कुछ स्पेशल होता होगा। कहे हाँ हाँ बिल्कुल होता है, आओ बताते हैं। कहे बताइए। कहे आओ बिल्कुल आओ, दिखाते हैं तुम्हें। देखिए, क्या कहा उन्होंने? कहा भाई कि जो मसालों का जो बगीचा है वो कहाँ है? केरल में है। उन्होंने कहा जानते हो पोचमपल्ली, पोचमपल्ली ये एक क्या है जानते हैं आप लोग? पोचमपल्ली ये कला है। कला मतलब कपड़े बनाने की कला कह लीजिए या कारीगरी कह दीजिए। ये कहाँ है? ये है तेलंगाना में। ठीक है? हालांकि तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश में था, तो कभी आपको अगर आंध्र प्रदेश आ जाए और तेलंगाना ना रहे तो आप आंध्र प्रदेश को भी टिक कर सकते हो। ठीक है? उन्होंने बताया देखो, पोचमपल्ली एक कलाकारी है या पोचमपल्ली एक तरीका है, कारीगरी है जो डिजाइन देता है। डिजाइन कहाँ? साड़ियों में। ठीक है? तो साड़ियों में पोचमपल्ली कला जो है एक डिजाइन देती है, जिसके जो पूरे भारतवर्ष में फेमस है, जो कहाँ की है? तेलंगाना राज्य की। क्लियर है? हाँ हाँ बिल्कुल। और देखो, और सॉल फेमस है। सॉल मतलब भाई उड़ने वाली साल ठंडी में। कहाँ की? कुल्लू की। कुल्लू। अब कुल्लू कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है? हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जो है वहां की साल बहुत फेमस है। बाकी हमारे यहाँ असम की क्या फेमस है? सिल्क। सिल्क कहाँ का फेमस है? असम का। और उन्होंने कहा मधुबनी चित्रकला, ये कहाँ का फेमस है? ये बिहार का। ठीक है? ये तो आप भी जानते हो कि जो मधुबनी है वो कहाँ का फेमस है? बिहार का। ठीक? एक उन्होंने और बताया कढ़ाई। कढ़ाई कहाँ का फेमस है? कश्मीर का। लोग कहते हैं कि कश्मीरी कढ़ाई, कश्मीरी कढ़ाई मतलब इतनी बढ़िया से उसकी कढ़ाई की जाती है साड़ियों की या कह लीजिए कि साल की, कपड़ों की, कि बहुत जबरदस्त होता है। वो कहाँ का है? कश्मीर का। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। क्या? देखिए, मसालों का बगीचा कहाँ है? केरल में। पोचमपल्ली कारीगरी कहाँ फेमस है? तेलंगाना की। इसके बाद में साल,
साल कहाँ फेमस है? कुल्लू। सिल्क कहाँ का है? असम। मधुबनी बिहार। कढ़ाई कहाँ का है? कश्मीर का। ठीक है, अब हम लोग आ गए कश्मीर। कहाँ आ गए? कश्मीर। देखिए कहानी समाप्त होती है। आए हो आपको पूरा समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। कहानी आपके दिमाग में बिल्डअप हो गई तो कहानी पूरा आप पढ़ डालेंगे कि अबू धाबी में गया, प्यास लगी तो क्या हुआ, फिर पेड़ के पास बैठा, एक आदमी मिला, उसने एक और पेड़ के बारे में बताया, फिर वापस आया असम में, देखा त्योहार मनाया जा रहा था, तो फिर उसने पूछा कि अच्छा मसाला कहाँ से आता है, मसाला के बाद उन्होंने 4-5 चीजें और बताई, आपको याद हो जाएगा। अब देखिए कश्मीर से संबंधित एक महिला हैं, उनके आप जान लीजिए, इनका नाम है वहीदा प्रिज्म। क्या नाम है इनका? वहीदा प्रिज्म। और ये एक लेफ्टिनेंट कमांडर थी। क्या है? लेफ्टिनेंट कमांडर। ठीक है, ये एक महिला है जो कि कहाँ की है? थाना मंडी। थाना मंडी। ठीक है, कहाँ की है? थाना मंडी जम्मू कश्मीर। थाना मंडी जम्मू कश्मीर की एक महिला है जिनका नाम है वहीदा प्रिज्म, और ये एक लेफ्टिनेंट कमांडर थी, एकमात्र महिला जिन्होंने परेड में सबसे पहले महारत हासिल की। तो आपसे पूछता है कि वहीदा प्रिज्म कहाँ की थी और क्या थी, तो आप आराम से बता सकते हैं कि जो ये थी थाना मंडी जम्मू कश्मीर की थी, और इन्होंने परेड में महारत हासिल की थी। क्या की थी? महारत हासिल की थी। क्लियर? आपको इतना ध्यान रहेगा? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये पूरी स्टोरी सुनने के बाद में बस एक चीज थोड़ा सा मिस हो गया था बीच में, उसको आप ध्यान रख लीजिएगा। कर्नाटक में एक जगह है होलगुंडी गांव। क्या जगह है? कर्नाटक में एक जगह है होलगुडी गांव। ठीक है, कहाँ जगह है? कर्नाटक में, जहां पर भीमा संघ बनाया गया था। भीमा संघ किसके लिए? ये पानी बचाव के लिए। ठीक है, बस इतना ही जानना था। तो कर्नाटक में जगह है होलगुंडी जगह, जहां पर बच्चों द्वारा भीमा संघ बनाया गया था पानी को बचाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी ईवीएस क्लास 4 की क्लास। अगर आपको पसंद आया, आपको लगा कि कहानी के माध्यम से याद करना वेरी इजी है, तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और सपोर्ट अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।